Hello students, today we are going to read chapter 1 of class 9th civics NCERT book whose name is What is Democracy? Why Democracy? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की सिविक्स का बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने इस वीडियो में कवर करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट को कैसे ये इन्फ्लुएंस करती है। तो बहुत सारी चीज़ आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मेड बाय द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, और लोगों से बनती है और लोगों के लिए ही वर्क करती है। इन डेमोक्रेसी द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। और डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है, जो शासक होता है, वो उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा चुना जाता है और वो लोगों के फेवर में ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में जानी है, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि अगर हम कुछ और कंट्रीज़ की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जैसे कि हम बात करें म्यांमार की, तो वहाँ जो आर्मी रूलर्स होते हैं म्यांमार के, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। और जो आर्मी को वहाँ कंट्रोल करते हैं वही उस देश के रूलर्स होते हैं, ठीक है। तो और पीपल जो लोग होते हैं उस देश के, उन लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है अपना रूलर चुनने में। मीन जो लोग वहाँ की आर्मी को कंट्रोल करेंगे वही उस देश के रूलर्स होंगे। तो इसी तरह हमारी एक और कंट्री है पिंचॉट, चिली, ठीक है। तो वहाँ जो डिक्टेटर्स होते हैं वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के शासक की, तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें जन्म ले लेते हैं, तो उसके बाद से वही वहाँ पर अपना शासन करते हैं। और जबकि हम अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ बिल्कुल जो प्रोसीजर है बिल्कुल कैसा है, अपोजिट है। यहाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो रूलर्स होते हैं इंडिया के वो इंडिया के पीपल्स के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। और जो डेमोक्रेसी होती है वह प्रत्येक मैन को उसके राइट्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक में इसके फीचर्स की, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, तो हमने इसकी डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये रूलर्स क्या होते हैं। तो रूलर्स को हम शासक बोलते हैं, जो लोगों के ऊपर राज करते हैं उन्हें हम रूलर्स कहते हैं, और वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। तो ये इलेक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लोग रूलर अपने रूलर्स को चुनते हैं बाय गिविंग देम वोट्स, ठीक है। अब अगर तीसरा वर्ड हमारे माइंड में आता है कि पीपल क्या होते हैं,
तो पीपल होते हैं सिटीजन, उस देश में रहने वाले नागरिक लोग, उन्हें हम पीपल कहते हैं। और किस टाइप की गवर्नमेंट बनाते हैं लोग, तो वो बनाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो चुने हुए लीडर्स होते हैं वो कुछ डिसीजंस भी लेते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा इसमें स्टडी कर लेते हैं। पाकिस्तान की एक छोटी सी स्टोरी है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। वहाँ एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर 1999 में। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कूप हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जनरल परवेज मुशर्रफ। और कौन सी ईयर में, 1999 में। तो इन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ की चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से इन्होंने हटाया और खुद को उस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। मीन्स इन्होंने अपने आप ही जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसे हटा के और खुद को अपने आप ही उस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और बाद में उन्होंने जो प्रेसिडेंट को जो डेजिग्नेशन देते हैं, डिजाइनेशन, उसे भी उन्होंने चेंज किया। और 2002 में जो एक रेफरेंडम बना था उस देश में, उसके बाद 5 ईयर का एक्सटेंशन और बढ़ा दिया गया। जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे या फिर जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम है वो बेस्ड है, तो काफ़ी गड़बड़ी और धोखाधड़ी के ऊपर बेस्ड है। ये वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने वहाँ की सरकार के ऊपर आरोप लगाया। ठीक है। तो इसके बाद वहाँ क्या हुआ कि अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू हुआ जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया, मीन्स उसमें संशोधन किया। जो अगस्त 2002 में जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास हुआ था, इसके थ्रू जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ की नेशनल और जो प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनको डिसमिस कर सकते हैं। और जो सिविलियन जो कैबिनेट का जो काम होता था वो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाता था, जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है। तो इस लॉ को, इस कानून को पास होने के बाद जो इलेक्शंस हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर। तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर्स थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर थी वो केवल और केवल जो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। तो क्या होता है यहाँ कि पाकिस्तान में जो परवेज जनरल मुशर्रफ थे और जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को खुद को वहाँ का लीडर बनाया, खुद को रूलर्स बनाया। तो जब वहाँ की मीडिया या ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों ने जब वहाँ उनके ऊपर आरोप लगाया मेल प्रैक्टिसेज एंड फ्रॉड का, तो 2002 अगस्त में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास हुआ जिसने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया। और इस ऑर्डर ने ये था, इसके थ्रू ये था कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते थे। ठीक है। तो जब वहाँ इलेक्शन हुआ, लोगों के पास पावर थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर थी वो खुद वहाँ आर्मी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी। तो क्या हम वहाँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? कैसा हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ का लीडर चुना, ऐसा भी हम कह सकते हैं? बताइए, यस या नो? नो, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने अपना लीडर चुना, वोट डाले, प्रोविंशियल रियासतों के लोगों को लीडर चुना, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेना होता था वो वहाँ का खुद वही परवेज मुशर्रफ लेता था।
तो क्या वो डेमोक्रेटिक का पार्ट हुआ गवर्नमेंट का? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है वहाँ की। तो इन अ डेमोक्रेसी जो फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जबकि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग यही है कि जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो केवल उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जो लोग, जो रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर हम दूसरा जो हम इसका पॉइंट होता है, फीचर्स होता है, वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। कि इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, स्वतंत्र तरीके से दिए जाने वाले इलेक्शन हो, उसमें जो लोग अपना वोट दें वो के दबाव में आने बिना किसी के दबाव में आने के बाद में ना दें, अपनी मर्जी से वोट दें, अपने लीडर को खुद चुनें। ठीक है, जबकि हमने ऐसा देखा है कि कहीं कहीं जगह क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टेट्स के बारे, कुछ कंट्रीज़ के बारे में दे रखा है, चाइना के बारे में और मैक्सिको के बारे में भी दे रखा है, लेकिन हम लोग केवल इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो हो सकता है 1 या 2 आवर की भी चली जाए। तो इसलिए केवल मेन टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, एक जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो आता है PRI। ठीक है, चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स के बाद होते हैं, जबकि मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 ईयर्स के बाद होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक है, तो PRI क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी PRI। ठीक है, जो PRI थी उसने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को यूज किया था इलेक्शन को जीतने के लिए। ऑल दो जो जितने भी एम्प्लॉयड थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उन्होंने इस पार्टी की मीटिंग की थी। टीचर्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन्होंने पेरेंट्स को फोर्स किया था वोट देने के लिए PRI में। मीडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर फोर्स किया था, उन्हें क्रिटिसाइज किया था। यहाँ तक कि पोलिंग बूथ्स को भी कैप्चर किया गया था लास्ट मिनट में, किस लिए कि PRI पार्टी को वोट दो। तो PRI ने और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था अपने जो कॉम्पिटिशन थे, कैंडिडेट थे, उनके लिए। ठीक है, तो वो PRI पार्टी थी। लेकिन 2000 में 2000 आते आते सन 2000 आते आते इस पार्टी ने इलेक्शन को जीता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पार्टी PRI पार्टी ने इलेक्शन को जीता, कि इसने डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स डेमोक्रेसी के अंडर में इलेक्शन को जीता, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यस या नो? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसने जितनी भी ट्रिक हो सकती थी उस तरीके से लोगों के ऊपर इसने फोर्स किया, पैसा खर्च किया, मीडिया ने भी दबाव बनाया। तो ये सब डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आता है। अब इसका जो थर्ड फीचर्स है उसकी अगर हम बात करें तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी मीन्स जब कभी इलेक्शन होते हैं तो एक पर्सन की, एक वोट की एक वैल्यू होती है। नो वन कैन रिपीट टू पुट द वोट अगेन, कोई भी दोबारा वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि प्रत्येक सिटीजन को राइट है जो 18 ईयर्स या 18 ईयर से ऊपर का है वोट डालने का, और उसके वोट की एक वैल्यू होती है। अब आपने, और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि कोई सिटीजन मान लो रिच है तो वो सबसे पहले वोट डाल देगा लाइन छोड़ के, जो पुअर है वो बाद में डालेगा, ऐसा नहीं है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर इक्वल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वोट कौन डाल सकता है? जो एडल्ट होगा, मीन जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर का होगा। जो इसका फोर्थ फीचर्स है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स।
रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो यहाँ एक स्टोरी दे रखी है जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जिसको 1980 में माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद तब से उस कंट्री पर जानू पीएफ के द्वारा शासक किया गया। और जो पार्टी है, और जानू पीएफ जो कंट्री जो पार्टी है, उसका एक फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग था। और इसके जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगेबो, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से उस देश पर शासन कर रहे हैं। वहाँ इलेक्शंस तो होते हैं रेगुलरली, और हमेशा जो उनकी पार्टी है जानू पीएफ, वही पार्टी जीतती भी है इलेक्शन को। और जो प्रेसिडेंट हैं मुगेबे, वो पॉपुलर थे, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन वो काफ़ी गड़बड़ी करते थे वहाँ के इलेक्शंस में। जैसे कि अगर हम बात करें ओवर द ईयर्स, उनकी गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए ताकि वो प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा सकें, ठीक है, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और उनकी जो जवाबदेही थी उसको बहुत कम किया। अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को वो हरास्ट करते थे, मीन्स परेशान करते थे। उनकी जो मीटिंग हुआ करती थी वो उसे डिस्टर्बेड करते थे, ख़राब करते थे। और जो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट या कोई डेमोस्ट्रेशन करेगा वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और यहाँ तक कि एक कानून को बनाया गया था जिसने वहाँ के जो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के जो राइट्स थे उसको भी उस लॉ के अंदर डाला गया था। टेलीविज़न और रेडियो को भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया था। जो वो गवर्नमेंट बताती थी वही टेलीविज़न और रेडियो पर टेलीकास्ट किया जाता था, एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन्स। और जो टेलीविज़न रेडियो थे वो केवल रूलिंग पार्टी के दिए हुए जो स्टेप्स थे, जो दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस थे, बस उन्हीं को वो शो करते थे। यहाँ तक कि जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स थे उनको पूरी स्वतंत्रता थी कि वो कुछ भी पब्लिश कर सकें, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे जो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ जो राइट करते थे, लिखते थे, उन्हें वहाँ परेशान किया जाता था। और यहाँ तक कि जो उनकी गवर्नमेंट थी वो कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स को भी इग्नोर करती थी, ठीक है। यहाँ तक कि वो जजों के ऊपर भी प्रेशर डालती थी, उन्हें प्रेशराइज करती थी, ठीक है। और 2017 में जो वहाँ जिम्बाब्वे की जो सरकार थी वो हट गई। तो जिम्बाब्वे हमें का एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से जो रूलर्स पॉपुलर होता है डेमोक्रेसी में, वो खाली सफिशिएंट नहीं है, वो पॉपुलर भी होता है तो वो अपने आप को डिक्टेटर भी समझ लेता है, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जबकि वहाँ की गवर्नमेंट डिस्यूज कर रही थी, कैसे लॉ बना रही थी, जबकि ये ऐसी चीज़ हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। हमें सबके लिए इक्वल राइट्स बनाने पड़ते हैं और पूरी पार्टी को लोगों के फेवर में ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स बनाती है, उसे सेट भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स के अनुसार। जो उसके राइट्स होते हैं उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती भी है। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है, जो कि हमने समरी डेफिनेशन किया थी कि डेमोक्रेसी क्या थी। डेमोक्रेसी की ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें कि रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। तो रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और बहुत सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शंस में एक चॉइस होती है, लोगों को पूरी फ्री अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई रूलर्स परमानेंट है। और इनकी जो चॉइस होती है, जो अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो सारे लोगों के लिए इक्वल बेसिस पर इक्वल होती है, सबके लिए समान होती है।
और जो एक्सरसाइज होती है जो चॉइस की जो गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिटीजन्स राइट्स के लिए उसके अनुसार इक्वल राइट्स बनाती है। तो डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम ये बात जानें तो ये एक डिबेट दे रखी है, कुछ बच्चे हैं उनकी डिबेट है, लेकिन हम इसमें बस वही मेन जानेंगे। तो डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम वो देखते हैं। तो जो लीडर्स हैं, तो जो पॉइंट्स आते हैं अगर हम उनके बारे में जान लें, तो जो लीडर्स होते हैं जब वो चेंज होते हैं तो डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी रहती है। मीन्स कोई भी वहाँ परमानेंट नहीं होता है। जो डेमोक्रेसी होती है वो पॉलिटिकल कंपटीशन और पूरी पावर प्ले करती है। वहाँ मॉरलिटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में कंसल्टेड करते हैं, मीन्स आपस में डिबेट करते हैं कोई डिसीजन पे, इसलिए वहाँ कोई भी डिसीजन पास करने के लिए देरी होती है, डिलेज होता है। इलेक्टेड लीडर्स को यही नहीं जानते हैं कि उनका लोगों के लिए कैसे डिसीजन लें, तो इसके कारण से वो कुछ ख़राब डिसीजंस भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है इलेक्टोरल कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो यही नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही वोट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें डेमोक्रेसी से पता चलती है। अब चाइना का जो फेमाइन हुआ था 1958 से लेकर 1961 के बीच में, तो ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे रॉस्ट, सबसे बेकार रिकॉर्ड फेमाइन का रहा है, जिसमें कि 3 करोड़ पीपल उस फेमाइन में मारे गए। उस काल में 3 करोड़ लोग मारे गए। उन दिनों की अगर हम बात करें तो जो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी चाइना से नहीं थी, फिर भी इंडिया में चाइना की तरह कोई भी अकाल नहीं पड़ा। इकोनॉमिस्ट ये भी सोचते हैं कि ये केवल भारत में दोनों देशों में केवल अलग अलग गवर्नमेंट होने की परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, वहाँ एक गवर्नमेंट थी, एक ही तरह से सारे डिसीजन लिए जा रहे थे, जबकि इंडिया में जो अलग अलग गवर्नमेंट बनती है तो वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीजंस वगैरह लेती है। तो डेमोक्रेसी एक मेथड्स भी प्रोवाइड करती है जिससे लोग उसके डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट के बीच में डील कर सकें। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सरकार होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोर अकाउंटेबल फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करती है। डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी, मान सम्मान को भी बढ़ाती है, सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बढ़ाती है। अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई द डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। ये हमें अलाउ करती है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें सही कर सके, इसीलिए डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर गवर्नमेंट है। अब इसके बाद अगर हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो वो देख लेते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में आजकल जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल हैं कि वो एक साथ बैठ सकें और एक साथ डिसीजन ले सकें, लेकिन ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है, जो कि ये असंभव है कि वो एक साथ बैठ के ऐसे डिसीजन ले सकें। और जो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इवन इफ़ दे कुड, अगर वो डिसीजन ले भी लेते हैं एक साथ इतने सारे मिलके, तो सिटीजन्स के पास टाइम नहीं होता और उनकी इच्छा, जो डिज़ायर होती है, जो स्किल होती है कि वो भी उसमें पार्ट लें, उसका एक हिस्सा बने, तो उन सिटीजन्स के पास भी टाइम नहीं होता। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। तो
तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर ये फिनिश होता है, ठीक है। और आज हमने अपना सिविक्स की 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।